तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम सभी बच्चों को। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अलग टाइप का वीडियो क्यों आ रहा है। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो है जो कि हम ऑर्गेनिक में जाने से पहले पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर ये रिएक्शंस कैसे करें, ये रिएक्शंस होंगे कैसे, कहाँ से अचानक से जादू हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सर आप चमत्कार कर दे रहे हैं, जादू हो जा रहा है। तो वो जादू और चमत्कार जो होता है वो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी से। और दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझने हैं जो आपके रिएक्शन समझने की टेक्निक को ही बदल के रख देगा। ठीक है, क्योंकि भैया टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। आप लोग रिएक्शन देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो चिम टपाक डमडम हो गया पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। होता क्या है, हमें वो ध्यान देना है। आपको पूरे ऑर्गेनिक में दो टाइप के लोग मिलेंगे, या तो स्ट्रेट चेन के लोग या तो साइक्लिक जिन्हें कि हम बेंजीन कहते हैं। और वो दोनों लोग सिर्फ दो लोग से भयभीत होते हैं, दो लोग से डिसाइडेड होते हैं कि आखिर वो रिएक्शन होगा कैसे। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी ये जर्नी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज को पढ़ के। ये वीडियो सिर्फ 12th के लिए नहीं बल्कि 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 11th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ऑर्गेनिक के सारे राज पता चल जाए। तो आइए चलते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की बच्चों अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट एनी रिएक्शन, एक रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। किन 3 पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है बच्चों? सबसे पहला होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर नहीं होगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो रिएक्टेंट हमें बड़ा ध्यान देना है कि रिएक्टेंट कैसा है। अब रिएक्शन होगा कहाँ? रिएक्शन वहाँ होगा जहाँ पे रिएक्शन सेंटर बन रहा होगा। रिएक्शन सेंटर बनने का मतलब क्या है? स्ट्रेट चेन कार्बन में रिएक्शन सेंटर्स नहीं होंगे। हम कहना क्या चाहते हैं, इसको आपको और बेटर तरीके से समझाते हैं। अगर आपको रिएक्शन कराना है तो आपको नॉर्मल से हट के कोई इंसान ढूंढना होगा। जो शांति से बैठा है, मरा पड़ा है, वो क्या ही रिएक्शन करेगा। अब देखिए इन तीनों की बात करें तो इसमें रिएक्शन कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब इसकी भूख खत्म हो चुकी है, इसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो इसका रिएक्शन मुश्किल होगा। पर यहाँ पे हमें एक रिएक्शन सेंटर दिख रहा है, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन दिखिए हमें। तो यहाँ पे रिएक्शन कराना बहुत आसान है और रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हमें अनसैचुरेशन तो दिखा पर उसके साथ साथ एक हेट्रो एटम भी दिखा। हेट्रो एटम प्लस अनसैचुरेशन, दो चीजें आपको दिख गई। अगर ये दो चीजें आपको दिख गई मतलब आपका रिएक्शन सेंटर कौन सा होने वाला है बच्चों? यही होने वाला है। तो जो सबसे पहली चीज आपको जाननी है रिएक्टेंट में कि रिएक्शन होगा कहाँ। रिएक्शन होने के लिए कुछ अलग सा चाहिए होगा, या तो अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या तो कोई हेट्रो एटम चाहिए होगा। यही दोनों लोग रिएक्टेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और हम हिल ही नहीं रहे हैं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। पर अगर कोई आके हमें धक्का देता है, कोई बुलाता है या कुछ करता है तो ही रिएक्शन होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है, इट इज लाइक अ डेड बॉडी या फिर एन ऑब्जेक्ट, और जब तक इस पे फिजिक्स का क्या नहीं लगेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इनर्शिया नहीं लगेगा, देन इट विल नॉट मूव। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। तो अगर आप दुष्ट हैं तो आप दुष्टता करते जाएंगे जब तक आपको कोई नहीं रोकेगा। तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। सैचुरेटेड मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसको मोशन में करने के लिए या तो हमें अनसैचुरेशन या तो हेट्रो एटम की जरूरत पड़ती है। तो ये पहली कहानी थी जब आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या पहली चीज आइडेंटिफाई करना? वेयर विल द रिएक्शन टेक प्लेस। ये सबसे पहली कहानी आपकी है, वेयर विल द रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्टेंट में कहाँ रिएक्शन होगा, ये पहली कहानी आपको पता चल चुकी है। अब आगे की कहानी के लिए वीडियो को आगे देखते रहें। अब रिएक्टेंट के बाद आता है अटैकिंग रिएजेंट। जो रिएक्टेंट है अगर उस पर कोई अटैक ही नहीं करेगा तो हम रिएक्शन सेंटर बना के क्या करेंगे? मान लो मेरा एक दुश्मन है,
ठीक है, हम उसमें चिप लगा दिए, मतलब जीपीएस लगा दिए कि वो कहाँ कहाँ पे है, तो हमें रिएक्शन सेंटर तो पता चल गया कहाँ पे है। पर अगर कोई हम भेजेंगे ही नहीं उस पर अटैक करो तो कुछ तो होगा नहीं, तो हमें अटैकिंग रिएजेंट दूसरी चीज़ से ही होती है। ये दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, अटैकिंग रिएजेंट। दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस लेवल होता है, मतलब ये वहां अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेवल होता है, ये वहां अटैक करेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब अगर कहीं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनने की संभावना है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनने की संभावना है तो इलेक्ट्रोफाइल करेगा। यहां से आपके डिवीजन स्टार्ट होंगे। अब आप कहेंगे सर अटैकिंग रिएजेंट कैसा? तो आप जब भी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन एक रिएक्टेंट के साथ कुछ और भी रहता है, या तो एरो के ऊपर होता है जो कि आखिर रिएक्शन करने वाला है, उसी को हम अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। अब रिएक्टेंट कैसे बिहेव करेगा, ये बात दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या रिएक्टेंट स्ट्रेट चेन का कंपाउंड है या रिएक्शन बेंजीन रिंग का कंपाउंड है। तो आइए इन दोनों की बात करते हैं और इस कहानी को ही खत्म करते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बेसिकली हम बात करते हैं तो दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे गए। एक स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में भी दो लोग होते हैं, जैसा कि आपको बताया, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है। और एक तीसरा कह लेते हैं, हम तीसरा कह लेते हैं विथ हेट्रोएटम। विथ हेट्रोएटम, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों में हो सकता है। हेट्रोएटम मतलब कार्बन के अलावा। और दूसरा आता है साइक्लिक। साइक्लिक में बेसिकली आप लोग को बेंजीन पढ़ना है, और बेंजीन का एक ओरिजिनल नेचर है, इसके पास बपौती पैसा है, अंबानी के घर से आए। ही इज इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच। किसके परिवार से आया बेंजीन? बेंजीन हैज कम फ्रॉम अंबानी, और इसीलिए इसके नाम में भी बी है, अंबानी, क्योंकि ये क्या है? बेंजीन, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। समझे बच्चों? अब बात करते हैं स्ट्रेट चेन की। तो देखिए, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मतलब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अब किसी ने हमें ढकेला, तो हम किधर गिरने वाले हैं वो इंटरमीडिएट पे डिसाइड होगा। अगर हम आगे की तरफ झुके मतलब हम इधर गिरेंगे, अगर हम इधर की तरफ झुके मतलब इधर गिरने वाले हैं, पीछे की तरफ झुके तो पीछे गिरने वाले हैं। तो प्रोडक्ट बनने से पहले की कंडीशन को इंटरमीडिएट कहते हैं। और टोटल 3 टाइप के इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन? जब कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो उसे कहते हैं कार्बोकैटायन, जब कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा तो कार्बोएनायन, और जब कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा तो उसको कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये कैसे पता करें? अगर कार्बन से जो जुड़ा हुआ हेट्रोएटम है वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा तो कार्बोकैटायन, वो उसे इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा तो कार्बोनायन, और अगर बराबर बराबर बटेगा तो कार्बन फ्री रेडिकल। तो आइए वापस चलते हैं अपने स्ट्रेट चेन पे। जहां भी नहीं समझ में आएगा बच्चों कमेंट जरूर करिएगा, अगले वीडियो में आपको जरूर समझाया जाएगा, नहीं तो अगर कमेंट में बताने लायक होगा तो वहां बताया जाएगा। स्ट्रेट चेन, रियली सॉरी अबाउट दैट। बहुत ही बढ़िया। तो स्ट्रेट चेन में 95% केस में कार्बोकैटायन बनता है, मतलब 95% रिएक्शन जो आप स्ट्रेट चेन के देखेंगे उसमें आपको कार्बन पे प्लस चार्ज लाना हो। कैसे आएगा? या तो डबल बॉन्ड टूट के या तो हेट्रोएटम टूट के। अब ये पता करने के लिए हमें कैसे पता रहेगा कि हेट्रोएटम ज़्यादा ताकतवर है या कम ताकतवर है? कैसे पता चलेगा? तो ये एक ऑर्डर है जो बताता है कि कार्बन से ताकतवर लोग कौन कौन है, और इसको हिंदी में हम लिखते हैं फॉन्कल ब्रिस्की। क्या लिखते हैं बच्चों? फॉन्कल ब्रिस्की। फॉन्कल ब्रिस्की, ये लोग कार्बन से ज़्यादा ताकतवर हैं, और जब भी बॉन्ड में रहेंगे तो कार्बन को हमेशा पॉजिटिव चार्ज देके जाएंगे। देखिए, हम क्यों कब से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर चार्ज बनेगा ही नहीं तो कोई अटैक कर ही नहीं पाएगा। चार्ज बनने की संभावना तो होनी चाहिए, अगर चार्ज बना ही नहीं तो अटैक कहाँ से होगा? हवा में तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये फॉन्कल ब्रिस्की जो है ये कार्बन से ज़्यादा ताकतवर है, और अगर कार्बन से जुड़ेंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे। ये पहली कहानी थी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टोरी।
और दूसरी बात, कार्बन आयन सिर्फ 5% बनता है। वो कब बनेगा? जब कार्बन से हाइड्रोजन या मेटल जुड़ा। अब ध्यान दीजिए, कार्बन से कोई ए एटम जुड़ा है। अब अगर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा तो यहाँ किसके बनने की संभावना होगी? पॉजिटिव चार्ज की। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि क्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो पॉजिटिव चार्ज बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो भी इसी रूप में अटैक करेगा कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। पर अगर कुछ बनेगा ही नहीं तो अटैक ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत ढेर सारी भीड़ है, बहुत ढेर सारी भीड़ है, और बच्चों की भीड़ है या आप लोग की भीड़ है, वहाँ मोमोज लेके आ गए। किसी को पता चला कि वहाँ लंगर बट रहा है, मोमोज आने वाला है, तब ना वहाँ भीड़ इकट्ठा होगी। अब ये हवा ही नहीं फैली कि वहाँ कुछ बटने वाला है, तो भीड़ कहाँ से आएगी? तो ये भीड़ इसी तरीके से आती है। ठीक है, ये पहली कहानी। और बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रिच होता ही है जन्मों जन्मांतर से। अब जो सबसे पहली कहानी है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि आपको जाननी है। इंडक्टिव इफेक्ट जैसा कि दिख रहा है परमानेंट इफेक्ट होता है, 3 कार्बन तक एक्टिव होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये हम कहीं लिख दें, चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और वो भी किसमें? सिर्फ यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेट चेन में। मतलब स्ट्रेट चेन में कौन रिस्पॉन्सिबल है कि क्या बनेगा? इंटरमीडिएट इंडक्टिव इफेक्ट। और क्या बनेगा? इसी से हमारे रिएक्शन को आगे ताकत मिलेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। तो देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, उसे कहते हैं प्लस आई। और कौन इलेक्ट्रॉन देता है? हमेशा कार्बन को इलेक्ट्रॉन या तो हाइड्रोजन देगा या तो कोई मेटल देगा। ठीक है। और जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, देखिए दिख रहा है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तब वो अप्रोच करेगा जिसको नेगेटिव चार्ज पसंद होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और फिर वो ब्रेक पूरी तरीके से कर देगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे कि एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। लोहा गर्म हो रहा है मतलब वो टूटना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बना हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, टूटना चाह रहा है, डेंसिटी हमने चेंज की। पर जब हम हथौड़ा मार दिए तब वो टूट जाएगा। तो अटैकिंग रिएजेंट आके वो हथौड़ा मार देता है, पर हमें एक जगह क्रिएट करनी पड़ती है कि कहाँ पे ये होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? कोई कष्ट परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं। जब आपको लगता है कि आपका छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़े बहन डांट खाने वाले हैं या डांट खा रहे हैं, तो अब आप सोचते हैं कि ये डांट खा रहा है, अगर हम इसकी पुरानी वाली गलती बता दें तो ये पिट जाएगा। पर वो सर्कमस्टेंस तो बनना चाहिए ना कि डांट खा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही बता दिए तो वो डांट खाएंगे, पिटेंगे नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। यही कहानी यहाँ पे है। हम डेंसिटी क्रिएट करते हैं, या तो ज़्यादा की या तो कम की, और फिर अटैकिंग रिएजेंट आता है, पूरी तरीके से उसको ब्रेक कर देता है, और फिर रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो ये डेंसिटी क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन रिच की, तो इस पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, और फिर ये बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से ऐसे एटम्स होते हैं माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब ये कार्बन से लगातार इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब प्लस चार्ज बनने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। और जैसे ही ये काम होगा, इस पे भी कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि आपको बताया गया है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस पे, और ये बॉन्ड फिर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और ये जो पार्शियल चार्ज है ये परमानेंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप स्ट्रेट चेन में सारे रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि कैसे होता है। अब बात करते हैं हम बेंजीन की। देखिए यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे हेलो एल्केन्स, इसके बाद अपलोड होगा। हेलो एल्केन्स में आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन का ओरिजिनल नेचर क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो नॉर्मल जो नेचर है वो तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑलवेज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब जिस पे प्लस चार्ज है। पर अब सवाल ये होता है कि बेंजीन पे जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रख रहा है, तो हम अटैक वहाँ करेंगे। जैसे कि आपकी छोटी बहन ने, क्योंकि लड़के तो खा ही लेते हैं तुरंत, आपकी छोटी बहन ने चॉकलेट खरीदी, ठीक, आप खा गए, उसकी बच गई, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आप वहाँ अटैक करेंगे जहाँ उसने चॉकलेट रखी। मान लीजिए पहले दिन फ्रिज में रखी, आप फ्रिज में अटैक किए,
तो अब वो जगह चेंज कर दी, तो जब वो जगह चेंज करती जाएगी तो आप उस जगह पे अटैक करते जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही बेंजीन के पास 3 पोजीशन होती है, क्योंकि बेंजीन साइक्लिक होता है, साइक्लिक नेचर का होता है, तो अगर कोई सर्कल है तो इस पे आप पोजीशंस फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही बेंजीन भी साइक्लिक होता है, तो इस पे पोजीशन फिक्स करने के लिए एक पॉइंट को कांस्टेंट करना पड़ता है। तो बेंजीन पे जैसे ही हमने एक पॉइंट कांस्टेंट किया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, तो इसके बगल वाले दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाते हैं, उसके बगल वाले मेटा कहलाते हैं और सामने वाला पैरा कहलाएगा। जो लगेगा उसके बगल में, एक एग्जांपल देखते हैं, ये रहा बेंजीन, इसको रब कर देते हैं, ये रहा बेंजीन, ठीक है, सेम ऊपर वाले जैसा। अब हमने ये वाला पोजीशन फिक्स कर दिया, तो ऑर्थो कौन हो जाएगा, ये ऑर्थो होगा, है ना, ये दोनों मेटा होंगे और ये पैरा हो जाएगा। तो जब पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं उसके बाद ऑर्थो पैरा और मेटा डिसाइड होता है, उसके पहले एकदम भी ऑर्थो पैरा मेटा से हमें कोई मतलब नहीं हो। तो अब हमने क्या कहा, इस पे हमेशा अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पर बेंजीन से कौन जुड़ा है इस पे डिपेंड करेगा कि कौन अटैक करेगा, क्योंकि जो जुड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा। और यही चीज दिखाती है रेजोनेंस। तो देखिए बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूम सकता है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग की है, तो आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या बन सकता है। देखिए 2 ऑप्शंस है, अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा जो उसे इलेक्ट्रॉन देगा। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर उसके पास बेंजीन से जो जुड़ा है उसके पास लोन पेयर है, ये भी आपको चैप्टर में बताया जाएगा बच्चों। जैसे कि क्लोरीन मान लेते हैं, बेंजीन के साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन। अब क्लोरीन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, पर वो बॉन्ड कितना बनाया, 1, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके पास 3 लोन पेयर बचे। तो अगर लोन पेयर इसके पास रहेगा जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह थी अब वो सिर्फ 2 पोजीशन पे पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो सारे अटैक्स कहाँ पे होंगे बच्चों, ऑर्थो और पैरा पे ही सारे अटैक्स होंगे। अगर कोई ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़े, ठीक है। तो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरा इज मोर स्टेबल, पैरा इज मोर स्टेबल, और इसका रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ऑर्थो। पर अगर किसी भी केस में आपको बताया जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, अगर ऑर्थो स्टेबल है, ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा, तो उसका सिर्फ एक रीजन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कई बार गिव रीजन में आता है, तो ये आपको याद भी रखना है। दूसरी कहानी, अब अगर बेंजीन से कोई ऐसा जुड़ गया जो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बेंजीन का ओरिजिनल नेचर तो खत्म नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिच तो तब भी रहेगा, पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरे बेंजीन में थी वो कहीं कंसंट्रेट हो जाएगी, और इस केस में कहाँ कंसंट्रेट होगी, मेटा पोजीशन पे। तो बच्चों आपको 2 बात कौन सी याद रखनी है कि अगर बेंजीन के साथ कौन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो अटैक्स कहां पे होंगे, अटैक्स कहां पे होंगे बच्चों, ऑर्थो और पैरा, ठीक। परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे बेंजीन में लिखे हैं, अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं जो उससे इलेक्ट्रॉन लगातार लेते जा रहे हैं, ठीक है, लगातार लेते जा रहे हैं, मतलब उनके पास लोन पेयर नहीं, उन पे पॉजिटिव चार्ज है। चैप्टर में आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, बेसिक्स था ताकि आपको आइडिया लगे रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो सारे अटैक्स कहाँ पे हो जाएंगे बच्चों, सारे अटैक्स हो जाएंगे मेटा पोजीशन पे। तो ये था आपका सबसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ द रिएक्शंस विल टेक प्लेस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंतिम तक अगर आपने देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम, बाय बाय।